हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात करते वक्त ये बताया था कि किस तरीके से परीक्षा की तैयारी की जानी चाहिए, आपका मेंटल स्टेटस कैसा होना चाहिए, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने ये भी आपको कहा था कि आज के वीडियो में हम आप लोगों से जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस पर बात करेंगे। इस पर हम कुछ बात करें इसके पहले हम ये बताना चाहते हैं आपको कि प्राय विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर पेपर 1 या पेपर 2 किस पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि पेपर 1 जिसमें कि जनरल स्टडीज है और पेपर 2 जिसमें कि झारखंड है, दोनों में 100 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन का मान या अंक भी बराबर है, तो 200 मार्क्स का पेपर 1 भी है और पेपर 2 भी 200 मार्क्स का है। इस दृष्टिकोण से अगर बात करें तो दोनों का वेटेज अगर इक्वल है तो दोनों का इंपॉर्टेंस भी बराबर ही होगा। ऐसी स्थिति में दोनों पर फोकस किया जाना चाहिए। क्यों, इस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। दूसरा पहलू ये कि हमको ये भी देखना होगा कि झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी कौन है। तो इसको हम लोग मोटे तौर पर दो भाग में बात करके देख सकते हैं। एक तो वैसे विद्यार्थी जो झारखंड के ही रहने वाले हैं, दूसरे वो विद्यार्थी जो झारखंड से बाहर के प्रदेशों से आते हैं। और आमतौर पर हम लोग ये देखते हैं कि झारखंड से जो बाहर के विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग होते हैं। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं और वो विद्यार्थी भी यहाँ शामिल होते हैं। मेरा बताने के पीछे मकसद ये है कि जो बिहार और यूपी से आएंगे या जो शुद्ध रूप से या विशुद्ध रूप से यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, जाहिर सा बात है ऐसी स्थिति में झारखंड पर उनका कंसंट्रेशन बहुत नहीं रहा होगा। तो जब वो इस परीक्षा की तैयारी के लिए आएंगे या इस परीक्षा को देने आएंगे तो निश्चित तौर पर झारखंड पर वो लोग कंसंट्रेट करेंगे, उसको पढ़ने का काम करेंगे, जबकि ऑलरेडी उनका यहाँ पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो उनको फाइट देने के लिए, उनके बराबर में आने के लिए आपको एक तरफ जहां पेपर 1 पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर जो बिहार और यूपी के विद्यार्थी झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने आएंगे, स्वाभाविक तौर पर उनको झारखंड पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जो लोग झारखंड के हैं निश्चित तौर पे अपने इन्वायरमेंट से परिचित हैं। अगर आप ट्राइबल कल्चर से जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर, तो आपको बहुत सारी चीजें खुद ब खुद पता है। जो झारखंड में रहते हैं लेकिन ट्राइबल नहीं है, लेकिन उनको भी झारखंड में रहते हुए इन चीजों का बहुत सारा ज्ञान है, तो स्वाभाविक तौर पर थोड़ा सा सहज उनके लिए हो जाएगा। लेकिन अगर आप इधर ध्यान नहीं देंगे तो जो बाहर से विद्यार्थी आएंगे उनसे आपको फाइट करना होगा, और जो बाहर के विद्यार्थी आएंगे अगर वो झारखंड से जुड़े हुए, इसकी सभ्यता, संस्कृति, इसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि, इसकी राजनीतिक दशा, इन तमाम चीजों पर अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो वो पिछड़ जाएंगे। तो बैलेंस तैयारी होनी चाहिए। दोनों पेपर आपके लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखने वाला है। दूसरा बात ये कि कुछ विद्यार्थी बहुत मेहनत यहां करते हैं झारखंड पे, लेकिन जब परीक्षा में प्रश्न आता है तो वो कहीं ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं पेपर 1 में, या पेपर 1 का तैयारी किया और परीक्षा के दौरान झारखंड से जुड़े हुए प्रश्न उनको सहज लगते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके का आया, या जो आपने पढ़ रखा है क्वेश्चन वहां से आया या नहीं आया। इसलिए आपको इक्वली दोनों साइड ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन आपका एक बड़े ग्रुप से होने वाला है, जिसमें सिर्फ झारखंड के लोग नहीं होंगे या बिहार और यूपी के लोग नहीं होंगे, और लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए और दोनों पेपर आपके लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है, इस बात को गांठ बांध लें। खैर, अगर झारखंड लोक सेवा आयोग के सिलेबस को देखें प्रारंभिक परीक्षा के लिए, तो ये बातें आप सबको पता है। यहां पर एक बात, 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चन में पेपर 1 को लेकर के हम लोग चलें तो इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी और पीए है, इंडियन इकोनॉमी, झारखंड करेंट अफेयर और मिसलेनियस, ये सारा कुछ कवर करते हुए 100 क्वेश्चन जाता है। हर विद्यार्थी का हर सब्जेक्ट इक्वली स्ट्रांग हो ये संभव नहीं है,
किसी का इतिहास अच्छा होगा तो किसी का साइंस अच्छा होगा, किसी का करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा पकड़ होगा। तो हर विद्यार्थी अपना रणनीति जो बनाता है उसी के अकॉर्डिंगली बनाता है और उसी के अकॉर्डिंगली बनाया भी जाना चाहिए। तो आप देखिए कि आपका इन सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, जो चीज आपके पकड़ में है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपने पहले से बहुत कुछ पढ़ रखा है, उस जगह को पूरी मजबूती प्रदान कर दे। और उन जगहों पर जहां आपका पकड़ अभी बहुत मजबूत नहीं हुआ है वहां पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इस सिलेबस को देखें, इधर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग इस सिलेबस को देखें तो हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आएगा, ये बताने की मुझे आवश्यकता तो है नहीं, सिलेबस आप सबके पास है। लेकिन अगर सिर्फ हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आएगा, एंशिएंट से 5 क्वेश्चन आएगा, तो क्या ये पॉसिबल है कि गेस किया जाए कि 5 क्वेश्चन कौन से होंगे जो कि प्राचीन भारत से आएंगे? या फिर ज्योग्राफी को देखिए कि जहां 10 क्वेश्चन आना है उसका भी डिवीजन किया हुआ है, ठीक है, जनरल ज्योग्राफी है तो फिजिकल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, इस तरीके से। अगर हम सिंपल तरीके से इस बात को करें, अगर इसको हम लोग इलैबोरेट करें एक एक टॉपिक को जो बांटा हुआ है कि जनरल ज्योग्राफी में क्या है, तो यहीं पर एक एग्जांपल आपको दे कि जनरल ज्योग्राफी मतलब सामान्य ज्योग्राफी, और सामान्य ज्योग्राफी को अगर हम लोग इसके डायमेंशन को देखें तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर के तमाम प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं, ठीक है, भौगोलिक रूप से वो भूगोल का विषय है, तो ये सारा सेगमेंट इसके अंतर्गत आ जाता है। फिर अगर हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में जाएं तो फिजिकल ज्योग्राफी का ही मोटे तौर पर 5 शाखाएं हैं। जैव विज्ञान, जिसको कि हम लोग बायो ज्योग्राफी कह सकते हैं, ठीक है बाबू, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, पेडोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक और सोशल ज्योग्राफी हो गया, ऐसे करके 5 शाखाएं। अब इन शाखाओं के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो आप ये समझ पाएंगे कि पूरा का पूरा भूगोल पढ़ना है। तो उसके टॉपिक पर न जाकर के मैं सीधा तौर पर इसके सिलेबस के कवरेज की अगर बात करूं तो आपको पूरा का पूरा भारत का इतिहास पढ़ना है, आपको पूरा का पूरा भारतीय भूगोल पढ़ना है, भारत का संविधान और लोक प्रशासन पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था, और इस तरीके से ये तमाम चीजें पढ़नी है। तो आप टॉपिक को तोड़ करके और उसको जोड़ करके और उस तरीके से सोचना बंद कीजिए। इतिहास पढ़ना है तो पूरा इतिहास पढ़ना है। अब सवाल ये उठता है कि इतिहास जैसे इतने विशाल सब्जेक्ट में पढ़े क्या, तो पूरा तो पढ़ना है, ये बात मैंने आपको कहा, लेकिन इसमें बहुत कर सकते हैं हम लोग। तो ये कर सकते हैं कि हम लोग गेस कर सकते हैं कि हिस्ट्री अगर पढ़ें तो हिस्ट्री में हम लोगों को किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, किन चीजों पर जोर दिया जाना चाहिए। अगर हम सिर्फ इतिहास विषय को बात करें तो इसमें कुछ टॉपिक तो आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। अगर एंशिएंट को लेकर के हम लोग आए तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को इग्नोर नहीं कर सकते हो। आप वैदिक सिविलाइजेशन, बौद्ध, जैन, मौर्य, गुप्ता, हर्षवर्धन, इनको तो आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा फिर इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में क्या बचता है, तो थोड़ा सा आप हर्षवर्धन के बाद की स्थिति को याद कीजिए, जहां पर पाल, राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य, ये चीजें, फिर राजपूत काल का इतिहास 800 से लेकर के 1200, ये सब एंशिएंट इंडिया के पार्ट हैं। तो ये सब तो कवर आपको करना है, लेकिन इसमें आप कुछ खास टॉपिक जहां से क्वेश्चन प्रायः आते हैं, आप क्वेश्चन पुराना देखिए, उस जगह को पकड़िए और वहां से अपनी तैयारी को मजबूत करने का प्रयास कीजिए, वहां पर आप डेप्थ लाने का प्रयास कीजिए। इन बातों के अलावा अगर हम लोग भारत का इतिहास शुरू करते हैं तो भारत के इतिहास के जो जानकारी के स्रोत हैं उसको तो कदापि इग्नोर नहीं किया सकता है। तो उस चीज को देखिए, और जब आप पढ़ें तो कुछ इस तरीके से पढ़ें कि आप एक चेन बनाएं, एक पूरा नेटवर्क तैयार करें और एक तरह के चीज को एक साथ जोड़ते हुए अपने तैयारी को एक बृहद रूप दे, बड़ा आयाम दे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभ्यास तो जरूरी है, लेकिन अभ्यास बिल्कुल सही दिशा में होनी चाहिए। जैसे कल्पना करें, अगर आप कुछ क्वेश्चन जान रहे हो ऑलरेडी, अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप मॉक टेस्ट दोगे, प्रैक्टिस सेट बनाओगे घर में बैठ करके, या पढ़ोगे, तो जो आपका ऑलरेडी अच्छी तरीके से तैयार है बार बार उसको पढ़ने या वैसे ही टेस्ट को देने का कि भारत का इतिहास कहां से शुरू हो रहा है,
इतिहास का पिता किसको कहते हैं, तो भूगोल का जनक किसको कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था का जनक कहते हैं कौन है, या भारत का पहला राष्ट्रपति, ऐसे सवालों का कोई मतलब अब आज की तारीख में आपके लिए मेरे दृष्टिकोण से बिल्कुल भी नहीं बचता है। ये आप जान रहे हैं, ये आपका डिपॉजिट है जो बैंक में पड़ा हुआ है, आप जब चाहें उसको विड्रॉ कर सकते हैं, इनकैश कर सकते हैं, मतलब कि आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि जहां तक आपने खुद को तैयार कर रखा है, अगर आप पहले से तैयारी में हैं तो निश्चित तौर पे आपने कुछ तैयार कर रखा होगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तब तो आपको शुरू से ही जाना है। तो जो लोग थोड़ा भी तैयार कर रखे हैं, अब उससे ऊपर देखिए, आप उससे ऊपर देखिए, तो जाकर के आप प्रतियोगिता में ऊपर उठेंगे या फिर आप रेस में बने रहेंगे। अन्यथा अगर सिर्फ उसी चीज को बार बार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। लेकिन प्रैक्टिस कौन सा? परफेक्ट प्रैक्टिस। और परफेक्ट प्रैक्टिस का मतलब मेरा यही है कि आप नए चीजों को सीखें, नए चीजों को अपने बैंक में डिपॉजिट करें, अपने ज्ञान में बढ़ाएं। क्योंकि जीएस जो है, पेपर 1 की बात करें, आप देख लीजिए इतना लंबा चौड़ा जब दिख रहा है, तो ये सारे लोग इसको तैयार करके आएंगे कमोबेश, थोड़ा अच्छा, थोड़ा बुरा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम, ठीक है। लेकिन एक गंभीर विद्यार्थी होने के नाते प्रतियोगिता परीक्षा में आगे बढ़ने के लिए आपको इस बात की आवश्यकता है कि आप अपनी तैयारी को और मजबूती दें। और मजबूती देने के लिए ही हम आपको बोल रहे हैं कि आप नई चीजों को सीखने का प्रयास करें। आप ये प्रयास करें कि क्वेश्चन नया कैसे क्रिएट हो सकता है। हम लोग इस बात की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जो ट्रेडिशनली अभी तक जिस ट्रैक में पूछा चला आ रहा है, क्वेश्चन को वैसे ही पूछेंगे। और वैसे भी जेपीएससी के अगर एग्जाम के पैटर्न को आप देखें तो सिलेबस तो फॉलो नहीं करता है। मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियो में बताया था ये बात। तो पूरा का पूरा सिलेबस फॉलो नहीं कर रहे कि ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। इसलिए आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। खैर, ये चीजें हैं, हम इस पर बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये सिलेबस आप सबका देखा हुआ है। अब कुछ जगह है जहां मेहनत करके कम टाइम में आप अधिक स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे करंट अफेयर्स का पार्ट, मिसलेनियस का पार्ट, यहां से आपका 15-15 क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। फिर ये झारखंड का पार्ट, ये कैसे बढ़ सकता है, इसको बात करें हम लोग। करंट अफेयर्स का अगर हम लोग एरिया देखें तो इतिहास, भूगोल या अर्थव्यवस्था या अन्य किसी सब्जेक्ट की तुलना में थोड़ा कौन साइज दिखता है, थोड़ा छोटा दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि करंट अफेयर्स, जैसा कि नाम से स्पष्ट, समसामयिकी, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि पिछले एग्जाम से पिछले 7-8 महीने का जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ हो, उस घटनाक्रम को हम बेहतर तरीके से ध्यान में रखें। इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप रोजाना अखबार पढ़ें, जो भी अखबार आप पढ़ते हो, ठीक है, अखबार पढ़ें। न सिर्फ अखबार पढ़ें बल्कि अखबार में इस तरह का कोई न्यूज जो आपके परीक्षा में उपयोगी हो सकता है, आप उसको नोट डाउन करने का जो प्रवृत्ति है उसको डेवलप करें। कोई ना कोई मैगजीन आप निश्चित तौर पर लेते होंगे, कोई एक ऑथेंटिक मैगजीन अपने साथ रखिए और उस मैगजीन से जुड़ा हुआ जो चीज है पढ़िए, पहले उसको ऑनलाइन कर लीजिए और बेहतर होगा कि फिर उसको अलग आप कॉपी पे नोट डाउन करने का काम कीजिए। क्योंकि एग्जामिनेशन में जब एग्जामिनेशन नजदीक आपका आ जाएगा तो आप सारे मैगजीन लेकर के या सारे अखबार लेकर के नहीं बैठेंगे। एक जगह होगा आपका, एक कॉपी में, एक डायरी में वो नोट डाउन किया होगा, आप उसको देखिए। करंट अफेयर्स में लिखा हुआ है आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब कौन सा घटनाक्रम देखें तो कुछ चीजों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। पॉलिटिकल न्यूज, आर्थिक जो परिदृश्य से जुड़ा हुआ समाचार आ रहा है राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, उसको आप नोट डाउन करें। स्पोर्ट्स का कॉलम, चूंकि आपके सिलेबस में भी जो मिसलेनियस वाला पार्ट है वहां पर भी मेंशन है, तो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ चीज देखें। अब खेल की बात करें तो खेल तो सैकड़ों की संख्या में खेले जाते हैं, तो कम से कम 4-5 खेल निश्चित तौर पर अपने दिमाग में रखें। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ठीक है, और चेस वगैरह। इसके अलावा जैसे भी कॉमनवेल्थ गेम हुआ, तो कॉमनवेल्थ गेम से जुड़ा हुआ 2-3 चीज आपको निश्चित तौर पर याद रखना चाहिए। जैसे कि मेडल जो तालिका है उसको दिमाग में रखिए। ओवरऑल कि पहले स्थान पर कौन, दूसरे, तीसरे, चौथे पर कौन, भारत का स्थान कौन सा, पहले स्थान पर है तो उसको कितना गोल्ड या सिल्वर मिला। ठीक यही बात भारत के लिए भी आपको याद होनी चाहिए।
किस जगह पर इस तरह का खेल आयोजित हुआ, कब से ये आयोजन हो रहा है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, अगला कहां होगा ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी प्लेयर ने किसी तरह का, चाहे वो किसी भी देश का हो, अगर कोई रिकॉर्ड क्रिएट किया है तो वो आपको याद होना चाहिए। इसके साथ ही आपको ये भी याद होना चाहिए कि भारत से किन खिलाड़ियों ने किस प्रतिस्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है। अगर ये आप करते हैं तो स्पोर्ट से जुड़ा हुआ चीज आपका तैयार होता चला जाएगा। कुछ खेल ऐसे होते हैं जो 4 साल पर होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड कप क्रिकेट, वर्ल्ड कप फुटबॉल, वर्ल्ड कप हॉकी। तो आपको याद होना चाहिए, चाहे वो घटना 2 साल पहले का हो या 3 साल पहले का हो। ठीक है, आप याद रखिए कि अभी फुटबॉल का वर्ल्ड चैंपियन कौन है, क्रिकेट का कौन है। ठीक है, अगला ये आयोजन कब और कहां होने जा रहा है, ये सब चीज आप अपने दिमाग में रखिए। अवार्ड का कॉलम आपके फिर मिसलेनियस में शामिल है, जिसका कि करंट अफेयर्स के तौर पर भी इंपॉर्टेंस है और उसका ट्रेडिशनल भी इंपॉर्टेंस है। तो करंट अफेयर्स में आप अवार्ड के कॉलम को, चाहे वो नोबेल पुरस्कार हो, ऑस्कर पुरस्कार हो, नेशनल लेवल पे जुड़ा हुआ राष्ट्रीय कोई पुरस्कार हो, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, ऐसे पुरस्कारों की ढेरी लगी हुई है, लंबा चौड़ा फहरिस्त इसका। इंपॉर्टेंट देख करके आप उसको नोट डाउन करते चलिए। अगर मान लीजिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, किस किताब के लिए मिला है, सिर्फ आप यही ना जाने, आप ये भी जानने का प्रयास कीजिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। नोबेल पुरस्कार फलना फलना क्षेत्र में दिया जाता है, किसको मिला, कब शुरू किया गया, किसी पर्टिकुलर फील्ड में किसको पहली बार दिया गया था, ये चीजें भी आप याद करें। ये करंट अफेयर्स का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि करंट अफेयर्स का जो ट्रेडिशनल पार्ट है, जो आपका मिसलेनियस में पुरस्कार और सम्मान से जुड़ा हुआ चीज है, उसको भी कवर करता चला जाएगा। तो ये मिसलेनियस और करंट अफेयर्स में जो भी टॉपिक्स हैं, आप उसको देखिए। कई सारा टॉपिक ऐसा होगा जो मिसलेनियस का, वो आपको अब किस सब्जेक्ट से भी जुड़ा होगा, जैसे कि मानवाधिकार है। मानवाधिकार आपका लोक प्रशासन में भी पढ़ना है, आपदा प्रबंधन है वो भी लोक प्रशासन में पढ़ना है, तो अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मिसलेनियस करंट अफेयर्स ये आप थोड़ा कम मेहनत करके बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। यूएनओ से जुड़ा हुआ आपका सवाल आने को है, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ सवाल आने को है। ठीक है, तो जो बेसिक चीजें हैं आप उसको एक नोट्स बनाइए, सिर्फ किताब को उठा के मत पढ़िए, किताब से अपने कॉपी में लाने का प्रयास कीजिए। इससे आपका काम सहज हो जाएगा और जब आप वहां से अपने नोट्स पे लिखेंगे तो आपको बहुत सारा चीज ऐसा भी होगा जो याद हो जाएगा। तो ये 2 सेक्शन, झारखंड का सेक्शन आपके लिए इसलिए आसान है क्योंकि आप चाहे अनचाहे पूरा झारखंड पढ़ेंगे। तो जब पूरा झारखंड पढ़ेंगे तो ये अपने आप कवर अप हो जाएगा, इसके लिए अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सिर्फ इन 3 को देखें तो 40 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता हुआ यहां से दिखता है। ठीक है, अगर इसमें से मैक्सिमम आप अगर 80% तक सही कर लेते हैं तो लगभग 32 क्वेश्चन आपका सही हो गया। रिजल्ट को अगर आप देखें तो आपको 62, 63, 64% में जनरल का मतलब जो स्टूडेंट है वो क्वालिफाई करता है। तो अब जो रेस्ट बच गया, अगर 40 यहां से तो 60 यहां से, तो क्या 60 में इतनी तैयारी नहीं हो सकती है कि आप यहां से 60% भी लेकर के आए? अगर आप 60% यहां से ले आते हैं और ये पार्ट चूंकि छोटा है, कॉम्पैक्ट है, इसका एरिया जो है वो बहुत सीमित है, तो ऐसी स्थिति में इधर से मैक्सिमम करें और इधर अगर थोड़ा बुरा भी परफॉर्मेंस आपका रहा, ठीक है, तो अगर आप 60% के राउंड लेकर के आते हैं तो 36 यहां, ठीक है, और यहां अगर आप 32 क्वेश्चन जो मैंने बोला कि लगभग 80% आपको करना है बैलेंस करने के लिए। आप ये रेशियो बदल सकते हैं, इधर से उठा लीजिए, एक सेफ साइड होने के लिए हमें बात कर रहे हैं। अब अगर आप इसको जोड़ के देखें तो ये आपका 68 मार्क्स हो जाता है। अब इसके बाद आपका रिजल्ट तो निश्चित तौर पर नहीं रुकेगा। अगर आप इधर वाले पार्ट को, सपोज अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं या इतिहास आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, 15 क्वेश्चन है, अगर आप 12-13 तक पहुंच जाते हैं, ज्योग्राफी में आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, आप कर सकते हैं। अगर आपका ओवरऑल इधर परफॉर्मेंस अच्छा हो गया तो ये रेशियो और भी जा सकता है ऊपर। तो अगर इस दृष्टिकोण से सोचेंगे आप कि कौन कौन सा ऐसा एरिया है जहां से हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, अपने स्कोर को बढ़ाने का आप
जो क्षेत्र है उसको बड़ा करते चले जाइए और इस तरीके से सोचिए। ये सोच एक और सकारात्मक है, आपके बोझ को, जो मानसिक रूप से आपके ऊपर दबाव है कि इतना भारी संख्या में से कुछ सीट में हमको आना है, ये अगर आप इस नजरिए से सोचेंगे तो आपको अपना बोझ हल्का होता हुआ नजर आएगा। एक बार आराम से इन चीजों को सोचिएगा, ठीक है। अपने स्ट्रॉन्ग जोन को आप निश्चित तौर पर देखिए और वहां पर काम कीजिए। जो एरिया, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अच्छा विद्यार्थी वही है या प्रारंभिक परीक्षा में कामयाब वही हो सकता है जो जाना हुआ क्वेश्चन, जिसको हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं, वो ना करे। और फिर वही बात कि अगर ये आपका जाना हुआ है तो यहां से गलती किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। तो ये रणनीति आप बना सकते हैं। शुरुआत में हम आपको बोले थे कि आप ये चक्कर छोड़ दीजिए कि हमको ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, हमको इकोनॉमी में क्या करना है, पॉलिटी में क्या करना है। आप पूरा का पूरा जो ट्रेडिशनली फिफ्थ जेपीएससी तक जैसे जीएस का पार्ट में पढ़ते थे, आप बिल्कुल वैसे ही पढ़िए, ठीक है। आप इसको तोड़ने जोड़ने का काम बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको सब कुछ पढ़ना है। ऐसा कहीं भी सिलेबस में आप नहीं देखेंगे कि कोई एक एरिया है जो छोड़ रहा है। सब कुछ है, छोटा कर दिया है शायद इसलिए कि देख करके बोझ महसूस ना हो, लेकिन अगर उस एरिया को हम लोग देखेंगे तो ओवरऑल पूरा का पूरा इतिहास, पूरा भूगोल, पूरा अर्थव्यवस्था, ये सब कुछ शामिल है। तो बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से आप पढ़ते चलिए, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करें हम लोग यहाँ, और इसमें मैंने साइंस साथ नहीं लिखा है ना, झारखंड करेगा, ठीक है, छूट गया। ये साइंस को अभी हम लोग देख लें। साइंस से भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। साइंस में जो पेपर डोमिनेट करता है वो करता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में ऐसा नहीं है कि कोई आपको ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना है, पीजी लेवल का पढ़ना है। सिलेबस मेंशन करता है 10वीं कक्षा तक का जो है, उसी को आधार बनाइए। इसके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप एनसीईआरटी की 10th क्लास की पुस्तक को लें और उसको पढ़ें, अपने विषय में जान ले, अपने बीमारियों के विषय में जान लें, ठीक है। हार्मोन्स के विषय में जान ले, ग्लैंड्स के विषय में जान ले, चाहे वो प्लांट हार्मोन्स हो या ह्यूमन हार्मोन्स हो। ऐसे चीजों को अगर आप देखेंगे तो बड़ी आसानी से ब्लड से जुड़ा हुआ चीज आप देख लें, विटामिन्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, जो आपका मेंस का सिलेबस है, आप उसको दिमाग में रखें और उसी के आधार पर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही कॉन्फिडेंस भी बढ़ाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन चाहे वो यूपीएससी का क्वेश्चन ही क्यों ना हो, उसमें ट्रेडिशनल क्वेश्चन, जिसको हम लोग जीके कह सकते हैं, जनरल नॉलेज कह सकते हैं, वहां से भी क्वेश्चन प्रायः आता ही आता है। वो जो क्वेश्चन है वो साइंस से जुड़ सकता है, वो क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से जुड़ सकता है, ठीक है, वो आपको इकोनॉमिक्स जुड़ सकता है, जो ट्रेडिशनल टाइप, जैसे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये ट्रेडिशनल है, इसको इकोनॉमिक नहीं कह सकते हम लोग, ये जीएस का एक या जीके का एक इनफैक्ट एक पार्ट हो गया। तो ऐसे चीजों को आप याद कीजिए। अगर आप जेपीएससी के सिलेबस को देखें, पुराने क्वेश्चन को देखें, तो कुछ क्वेश्चन जैसे इन्वेंशन से क्वेश्चन आता हुआ दिखा, आविष्कार से, ठीक है, जैसे राडार का आविष्कारक कौन था, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। आप एक काम करें कि जो इंपॉर्टेंट प्रोटॉन का किसने किया, इलेक्ट्रॉन का किसने किया, न्यूट्रॉन का किसने किया, ऑक्सीजन की खोज किसने की, पनडुब्बी किसने खोजा, लाइक वाइज, ऐसे कई सारी चीजें हैं, ठीक है। तो डिस्कवरी और इन्वेंशन से जुड़े हुए चीज को आप देख लें, ठीक है, एक जगह उसको कर लें और रटने का प्रयास ना करें, ठीक है। कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप ऑलरेडी जान रहे होंगे, उन चीजों को एक जगह करें और उसको याद करें, सो दैट कि आपका वहां से क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भी ना छूटे। इसके अलावा क्वेश्चन ऐसे भी पकड़ाता है, जैसे साइंस में अगर साइंटिफिक स्टडी की बात करें तो ग्राफी से जुड़ा, जैसे डेमोग्राफी, ठीक है, लॉजी जुड़ा हुआ हो, जैसे कि हिस्टोलॉजी, आप ऐसे चीजों को भी एक जगह करें, ठीक है। जैसे जेपीएससी का एक क्वेश्चन मुझे याद आता है कि फूलों का रंग होता है, ठीक है, उसमें क्या किसी की मौजूदगी के कारण, तो आंसर उसका होगा एंथोसाइनिन, और फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। तो एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर्स और एंथोसाइनिन फूल का रंग। तो आप देखिएगा कि इस आधार पर ही आपके ऐसे सवाल सहजता के साथ पकड़ा जाते हैं। तो आप उसको पढ़िए, कुछ एरिया को डिफाइन कीजिए, जिसको कि जीके हम लोग कहते हैं, उसको पढ़िए। जीके वाला जो पार्ट है ना, ये गलत नहीं होनी चाहिए, जीके वाला पार्ट गलत नहीं होनी चाहिए। और
अगर ये चीज आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बढ़ जाएगा। कल्पना करें अगर हम आपसे पूछें कि भारत के किसी पर्टिकुलर राज्य का राजधानी क्या है और अगर आपको नहीं पता हो तो ये आपके कॉन्फिडेंस को शैटर करेगा, ये आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करेगा। तो बेसिक चीज पर आपकी पकड़ निश्चित तौर पर मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। अब तो ये पूरा 100 नंबर आप इसको माइंड गेम खेलिएगा, बोझ मत बने कितना पढ़ना है उतना पढ़ना है, बस पढ़ना है, ये लक्ष्य आपका होना चाहिए। आपका लक्ष्य तो बड़ा है, मेहनत भी आपको बड़ा करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मामूली चीज के लिए तो आप बने भी नहीं है, आप लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो मेहनत का लेवल भी उतना ही होना चाहिए, ठीक है। खैर, तो 100 क्वेश्चन 200 नंबर मैक्सिमम स्कोर कीजिए, अपनी रणनीति अपने हिसाब से तैयार कीजिए। हर रोज नया क्वेश्चन सीखने का प्रवृत्ति लाइए। ये नहीं कि हमें जान रहे थे ये वाला सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन आसान था, हम तो 80% कर रहे हैं, हम तो 90% कर रहे हैं, फलना जगह टेस्ट दिए तो 70% आ गया, 80%, ये दिमाग से निकालिए। आप ये देखिए कि एक पर्टिकुलर टेस्ट में आप नया कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जो क्वेश्चन बार बार आपके नजर में आया है उसको सॉल्व कर रहे हैं तो यह आपकी उपलब्धि बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, सॉरी टू से दिस, ठीक है। एग्जामिनेशन में आ जाए तो वो आपके लिए फिर वरदान है, लेकिन अब अभी आप तैयारी कर रहे हैं, आप अभ्यास कर रहे हैं, किस लिए? सो दैट कि उस दिन जब आप एग्जाम दें तो आप बेहतर कंडीशन में रहें। तो अगर एक ही क्वेश्चन को आप अलग अलग जगह या फिर प्रैक्टिस सेट में या कहीं मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं और वही क्वेश्चन घुमा फिरा करके आपके पास आ रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। आप नया उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, एक्युमुलेट कितना कर रहे हैं, कितना संचय कर रहे हैं, ये मायने रखता है। क्योंकि जीएस का जो फील्ड है ना, ये अथाह सागर है, अथाह समुद्र है। जितना डुबकी आप लगाएंगे उतना ज्यादा आप मोती पाने की स्थिति में होंगे। तो मेरा कहने का सिर्फ ये अर्थ है कि हर रोज अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइए, उसका लेवल ऊपर ले जाइए। जाना होगा क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि वो आपका बैंक में डिपॉजिट है, आप जब चाहें उसको इनकैश कर लीजिए। नया चीज सीखने का प्रवृत्ति बनाइए। झारखंड पर आते हैं। देखिए, झारखंड का जो सिलेबस है, जो मेंशन है कि फलाना जगह से इतना क्वेश्चन, फलाना जगह से इतना क्वेश्चन, जेपीएससी के परीक्षा में ये भी देखा गया है कि इसको भी अच्छा सा कहीं भी पालन इसका नहीं किया जाता है। तो आपको पूरा का पूरा जो भी सिलेबस में, फिर जैसा कि मैंने इधर कहा, आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ एक अच्छी या एक बुरी बात यह है कि ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। आप सिलेबस देख रहे हैं, आप देखिए कि ये रटने वाला ही टॉपिक है, तो आप इसको पढ़िए। रटने का मतलब मेरा ये है कि आप बार बार चीजों को दोहराइए, बार बार पढ़िए, ठीक है। अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और कॉपी पर लिखने का बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जो मैंने महसूस किया है, कि जब कोई क्वेश्चन आता है, नहीं दिमाग में आता है, तो उस वक्त हम लोग उसके आसपास की चीजों को सोचते हैं। तो फिर हम लोग ये भी याद करते हैं कि कॉपी पर हमने क्या लिखा था, बाएं लिखे थे, दाएं लिखे थे। शायद आपने भी ऐसा फील किया होगा, और उस तरीके से कहीं ना कहीं बाकी चीजें आपको उस आंसर तक पहुंचाने का काम करेगी। यहां पर सेकेंड पेपर में विद्यार्थियों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम होता है सीएनटी और एसपीटी एक्ट को लेकर के, ठीक है। और इसके अलावा यहां से 5 क्वेश्चन आने हैं और 2 क्वेश्चन और इसी तरीके से जो कानून से संबंधित या लॉ से संबंधित हैं, सरकार की नीतियों से संबंधित है, वहां से क्वेश्चन आएगा। देखिए, सीएनटी और एसपीटी में प्रॉब्लम क्यों होता है? तो प्रॉब्लम इसलिए होता है कि ये बेसिकली लॉ से जुड़ा हुआ चीज है, कानून से जुड़े हुए शब्द हैं, और शब्द जो है वो पेचीदा हैं। ऐसा नहीं है कि कानून से जुड़ा हुआ चीज आपने अलग नहीं पढ़ा है। जैसे आप भारत का संविधान ही पढ़ते हैं तो वहां भी अनुच्छेद पढ़ते हैं, यहां भी आपको धारा पढ़ना है, चीज वही है। फर्क क्या है कि भारत के संविधान से जुड़ा हुआ जो व्यवस्था है उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है सरल शब्दों में, लेकिन सीएनटी और एसपीटी से जुड़ा हुआ चीजों का सामान्य शब्दों में जो हम और आप आसानी से समझ सके, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, इसीलिए यह परेशानी होती है। तो इस परेशानी से बचने का मेरे दृष्टिकोण से यह तरीका है कि आप पूरे के पूरे एक्ट को, जितने उसके भाग हैं, अलग अलग बांट दें। आप देखिए कि धारा से भी क्वेश्चन पूछता है कि फलाना धारा में क्या है या फलाना धारा में क्या है। संविधान में भी आप लोगों ने देखा, मेंस के एग्जाम में भी या प्रीलिम्स में भी अनुच्छेद भी पूछे जाते हैं। आप
अलग अलग भाग में इसको बांट लीजिए और अलग अलग भाग में जो जो धाराएं आ रही हैं उन धाराओं में क्या कुछ विशेष बात है उसको आप फिर, जैसे मैंने आपको बार बार कहा है कि नोट डाउन कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए और बार बार पढ़िए, वो आपके जेहन में बैठ जाएगा। ये हो सकता है कि आप बोल करके शायद अभी एक्सप्लेन उसको ना कर पाए, लेकिन जब आपके क्वेश्चन पर आएगा वो, तो आप अगर इस तरीके से पढ़ रहेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। झारखंड वाले पार्ट को भी अगर आप तैयार कर रहे हैं तो पहले आप ये देखिए कि कौन कौन सा ऐसा एरिया है जिसको कि हम पहले तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको लगेगा कि हम नदी याद कर लिए, पहाड़ याद कर लिए, पर्व त्योहार याद कर लिए, विभूतियों को याद कर लिए, झारखंड के जो क्रांतिकारी हैं, झारखंड का जो आंदोलन है, अगर ऐसे चीजों को आप याद करते चले जाएंगे तो आपको हर रोज ये फील होगा कि 10 नंबर का क्वेश्चन हमने अब तैयार कर लिया, 20 का कर लिया है, 30 का कर लिया, और इस तरीके से ग्रेजुअली आप मानसिक तौर पर ये सोचने की स्थिति में आएंगे कि आपने अपनी तैयारी को एक दिशा दे दिया है और इसके आधार पर आप प्रारंभिक परीक्षा में बिल्कुल कूल, काम और कंपोज होकर के बैठेंगे और परिणाम को लेकर के कहीं भी आपको कोई दुविधा वाली स्थिति नहीं होगी। आप अस्वस्थ रहेंगे और परीक्षा के अगले दिन से आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे। कुल मिलाकर के ये कि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस जो भी मेंशन है जेपीएससी में, आपको पढ़ने का जो काम है वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है। आप उसका इलेबोरेशन अगर करना चाहें तो खुद से बैठ के कीजिए, आपको दिखिएगा पूरा का पूरा भारत का इतिहास, पूरा का पूरा भूगोल, पूरा अर्थव्यवस्था, सब कुछ मिलता हुआ दिखता है। एग्जामिनेशन के दौरान देखिए, प्रीलिम्स की परीक्षा जो है इसमें आप जितना आराम से सहज होकर के आंसर करेंगे उतना बेहतर आप परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, ठीक है, और नए क्वेश्चन को, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप उसको तैयार कीजिए, उसको अपने तैयारी में और आगे बढ़ाने का काम कीजिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, सिलेबस को लेकर के ज्यादा पजल्ड होने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस आप ऑलरेडी देख रखे हैं, अब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। जब आप पढ़ें तो जब कोई टॉपिक उठाते हैं तो आप उस टॉपिक के विषय में पूरा जानकारी इकट्ठा कीजिएगा, सोचिएगा, उसका रेंज को बढ़ाइएगा, ठीक है। इस विषय पर भी हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। कोई एक टॉपिक, जैसे भारत के इतिहास का ही कोई एक टॉपिक उठा करके, शुरुआत वाला ही उठा करके, और हम आपको बताएंगे कि अगर आपने एक बार सिलेबस को पढ़ लिया है तो जब बैठ करके आप सोचे किसी टॉपिक पर तो कहां कहां आपका सोच जा सकता है और आप अपनी तैयारी को कहां तक पाते हैं, ये आपको अगर उस तरीके से आप करेंगे तो ये समझ में आपको आने लगेगा, ठीक है। तो आज हम बहुत लंबा चौड़ा बात फिर नहीं करना चाहते हैं, आज यहीं तक। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे आपसे। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए ऊर्जा का काम करेगी, तो आप अपनी सुझाव को भी मेरे तक पहुंचाने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और परिणाम के लिए बिल्कुल आश्वस्त रहिए। धन्यवाद।